Hello students, good morning. My name is Ankit and welcome to विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक बेटा जी आपको रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाएगा। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन वाला टॉपिक है ये आपकी टर्म 1 में बेटा जी पूछा गया है और अच्छा खासा वेटेज भी रहता है। और उसके साथ साथ खाली इसका वेटेज बेटा जी बोर्ड एग्जाम में ही नहीं है, इसका वेटेज आपको IIT JEE एग्जाम में भी मिलेगा, नीट में भी मिलेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में बेटा जी आपको सॉल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो चैप्टर है टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इससे। मतलब कि अगर आपने इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तभी आप यहाँ के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। आज की क्लास हमारी इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे रहेगी कि सॉल्यूशन की बेसिक सी कहानी है क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम बात करें कि सर सॉल्यूशन होता क्या है, अगर हम बात करें तो 9th क्लास से हम इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन को, है ना। सॉल्यूशन की कहानी 9th क्लास से स्टार्ट हो गई, लेकिन 9th क्लास में सॉल्यूशन के बारे में जितना हमने पढ़ा वो सफिशिएंट डेटा नहीं है हमारे पास, वो इनफ नहीं है हमारे लिए। हमको कुछ आगे की चीजें भी आज पढ़नी है। सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम सीखेंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं इस सॉल्यूशन को डिफाइन करूं तो याद करो कि अगर आपसे कहूं मैं बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो आपके माइंड में कितनी बातें आ रही होंगी कि सर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, मतलब इससे ज्यादा आपके दिमाग में कोई बातें नहीं आती। और ये जो डेफिनेशन है सॉल्यूशन की ये बेटा जी कंप्लीट नहीं है, ये अनकंप्लीट है। और अगर डेफिनेशन अनकंप्लीट है दैट मीन्स कि यहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर इस डेफिनेशन की सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारे सॉल्यूशंस बनाते हैं, ये बात 100% ठीक नहीं है। अब 100% ठीक क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं कि सर सॉल्यूशन होता क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये बात ठीक है कि सर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two and more than two non-reacting species, बहुत ध्यान से समझो, non-reacting species whose concentration vary to limit। ये है बेटा जी सॉल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन जो आज तक आपने नहीं पढ़ी तमीज से। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर बेटा जी कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के अंदर। उन कीवर्ड्स को मैं बाहर निकाल लेता हूं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं यहाँ पे वो ध्यान से देखते हैं। एक यहाँ पे आपको होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई दे रहा है, एक तो वर्ड है मेरे पास होमोजीनियस मिक्सचर। हालांकि इसके बारे में तो हम जानते भी हैं कुछ बातें, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में तो बेटा जी हम कुछ बातें जानते भी हैं। दूसरा वर्ड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है सर, ये तो एक तो मुझे ये दिख गया, एक तो आपको यहां से ये दिख गया सर होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा वर्ड की सर ये 2 and more than 2 का मतलब क्या है, 2 and more than 2 का मतलब क्या है, ये देन है। ओके, तो यहां पे दूसरी चीज सर ये भी समझा दीजिए कि 2 and more than 2 जो आपने लिखा है, more than 2 जो आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये बात, ठीक है। तीसरा कीवर्ड क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे हमने एक और वर्ड लिखा है कि सर नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। इसकी क्या कहानी है सर, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, बहुत ध्यान से देखो। उसके बाद ये वर्ड दिख गया और एक और आपको दिखाई दे रहा है कि सर कॉन्सेंट्रेशन वेरी टू लिमिट। ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वेरी टू लिमिट, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लिमिट में ही वेरी हो सकती है।
हमने देख लिया कि सर ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को अब हम डिटेल से समझेंगे कि सर यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, टू एंड मोर देन टू का यहाँ पे क्या मतलब है, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का बेटा जी क्या मतलब है, और हम देखेंगे कि सर इनकी कॉन्सेंट्रेशंस लिमिट में कैसे वेरी करती है। अगर ये 4 कीवर्ड्स आपको समझ में आए तब आप एक सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। तो यही सॉल्यूशन को डिफाइन करने का एक तरीका है। समझो, अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर तो मुझे पता है कि सर मेरे पास एक सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा हूं और वो सॉल्यूट बेटा जी आपका कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए। कंप्लीटली डिसॉल्व का मतलब कि आप सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको आइसोलेट ना कर सकें। कहने का मतलब जैसे बहुत तरीके के हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि सर हमने 1 ग्लास वाटर ले लिया और उस 1 ग्लास वाटर के अंदर अगर हम शुगर डाल दें, हम सॉल्ट मिक्स कर दें, भाई इसके अंदर चाहे आप शुगर मिक्स करो या आप इसके अंदर सॉल्ट मिक्स करो। आपने देखा होगा कि शुगर और सॉल्ट को मिक्स करने के बाद वो शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। और आप फिल्ट्रेशन के लिए चलनी से आप बेटा जी इसको नहीं छान सकते, वो फिल्ट्रेशन से, नॉर्मल फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये वर्ड तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। अच्छा, दूसरी बात कि सर यहाँ पे 2 एंड मोर देन 2 का क्या मतलब है। आपने लिखा है कि सर 2 एंड मोर देन 2। यहां पे क्या है कि आपको ये तो पता है कि सर अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के पास 2 चीजें होती हैं, एक तो सर सॉल्यूट होगा और दूसरा बेटा जी उसके पास होगा सॉल्वेंट। ध्यान से समझो, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके पास 2 तरीके की चीजें मिलती हैं, एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा उसके पास बेटा जी सॉल्यूट है। बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं तो यहां पे ये जो लिखा है 2 एंड मोर देन, अगर मान लो कि मैंने 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज को लिया है तो इसका मतलब ये है कि सर कुछ भी हो जाए, इन एनी हाउ सॉल्वेंट आपका हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट आपका हमेशा एक ही होगा बेटा जी, सॉल्वेंट कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई भी सॉल्यूशन है इस दुनिया के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर 101% सॉल्वेंट एक ही होगा। अब मोर देन 2 या मोर देन 3 का क्या मतलब है कि सर जितनी भी और चीजें जो मिक्स होंगी वो सिर्फ सॉल्यूट होगा। मतलब सॉल्यूट कैन बी मोर देन 2, मोर देन 1 और 2, मतलब वो 1 या 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हर हाल में एक ही है। तो ये तो मतलब समझ गए ना कि 2 एंड मोर देन 2 का मतलब क्या है कि सर इसमें ये कहा जा रहा है कि सर सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट आप एक से ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों बात हो गई। तीसरा कीवर्ड है हमारे पास नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। क्या मतलब है इस नॉन रिएक्टिंग? अगर मैं इस डेफिनेशन में इस वर्ड को ऐड ना करूं तो क्या ये डेफिनेशन ठीक है? ध्यान से समझो, अगर मैंने क्या करा बेटा जी, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, एक तरफ मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली, मैं चाह रहा हूं कि इनका मिक्सचर बनाने की कोशिश कर लूं। मेरे मन में आया कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर सॉल्यूशन बनाऊं, लेकिन शायद आप जानते हो कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर सकती हैं और रिएक्ट करने के बाद ये वाटर बना लेंगी। तो बेटा जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्टिंग स्पीसीज है, और अगर रिएक्टिंग स्पीसीज है तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी, और अगर कंपाउंड बनाएंगे तो सॉल्यूशन की तो कहानी है ही नहीं। सॉल्यूशन तो मिक्सचर है भाई, सॉल्यूशन क्या है आपका? मिक्सचर है। कंपाउंड प्योर होता है एकदम, वो प्योर सब्सटेंसेस है। तो अगर कोई रिएक्टिंग स्पीसीज का आप होमोजीनियसली सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो बेटा जी उसका कंपाउंड ही बन जाएगा। इसलिए ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें आप मिक्स कर रहे हो वो सर आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, वो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होनी चाहिए। नंबर 3 की बात होगी। नंबर 4 सर की कॉन्सेंट्रेशन वेरी टू लिमिट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिमिट में ही वेरी करे। तो बेटा इसको भी समझते हैं। मान लो कि ये मैंने यहां पे ले लिया एक कोई भी सॉल्वेंट ले लिया A, इसके अंदर सॉल्यूट B को मैं मिक्स कर रहा हूं। तो ये यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि सर सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर आप मिक्स करना चाहते हो वो एक लिमिट तक ही वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डाल दो वो सब डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं है ना। तो वो एक लिमिट तक ही वेरी करेगी जब तक कि ये सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव नहीं कर लेगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम अचीव कर ली, अब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर देगा, वही उसकी मैक्सिमम पीक होगी। तो ये हमारे पास
पूरी एक डेफिनेशन है सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, और ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो सॉल्यूशन को पूरी तरीके से डिफाइन करती है। तो देख लो इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आ गई, सॉल्यूशन का मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करता हूं। चल, अब यहां पे सर हमने सीख लिया सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो कीवर्ड्स थे उनका मतलब क्या है। तो ये बात हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बेटा जी सेट हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन के अंदर हमें ये तो पता चल गई कि सर सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट, और दूसरा बेटा जी हमारा होता है यहां पे सॉल्वेंट। समझना, दो चीजें हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, एक तो सॉल्यूट है, दूसरा हमारा बेटा जी यहां पे सॉल्वेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट रहता है। तो अगर इस बात को बहुत अच्छे से समझना है तो जनरली ये देखा गया कि सर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, वो सॉल्वेंट होगा। यहां पे भी देखो एक बहुत मिसकंसेप्शन है बच्चों के साथ, मैं अभी दिखाऊंगा। मेरा क्वेश्चन पहले ठीक से सुनो कि सर जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है। ये बहुत हद तक बात ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि सर जिसका अमाउंट ज्यादा है, जिसका अमाउंट मोर है, वो हमारा सॉल्वेंट होगा, समझो इस बात को। और जिसका अमाउंट कम है वो हमारा सॉल्यूट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां तुम्हें ऐड कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, वो भी समझो। अगर बेटा जी किसी सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूट को डिसॉल्व करा, तो आप बनाओगे क्या, सॉल्यूशन बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हो आप। तो जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी बेटा जी, सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो स्टेट डिपेंड करेगी सॉल्वेंट की स्टेट पर। वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट की स्टेट पर। कहने का मतलब कि अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की स्टेट 101% लिक्विड ही होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर सॉल्वेंट की स्टेट सॉलिड है तो सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड स्टेट में ही बनेगा। तो मतलब कि सर जो सॉल्वेंट की स्टेट है हमेशा वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी। तो ये भी आपके पास एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि सर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो देख लेना सर, जिसकी स्टेट सॉल्यूशन की तरह है वो सॉल्वेंट है, और जिसकी स्टेट उससे डिफरेंस है वो आपका सॉल्यूट है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास इस बात को डिफरेंशिएट करने के कि सर सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। चलो, अब यहां पे मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे अगर पूछ लूं, मैंने क्या कहा कि सर मेरे पास क्या है कि सर 100 ग्राम H2SO4 है, मेरे पास 100 ग्राम बेटा जी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि सर मेरे पास 50 ग्राम H2O है। 50 ग्राम क्या है, H2O है, मतलब वाटर है। अगर मैं इन दोनों का एक सॉल्यूशन तैयार करना चाहता हूं, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इन दोनों का एक सॉल्यूशन तैयार करना चाहता हूं कि वाटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहा हूं। नहीं, उल्टा होता है, ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, आग लग जाएगी। आप क्या करोगे कि सर वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां से हीट निकलती है, हीट रिलीज होगी बाहर, है ना। तो ड्रॉप वाइज ही यूज करते हैं, ज्यादा डालेंगे तो पता चला बहुत ज्यादा हीट निकल गई तो हम बर्न भी हो सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहां पे क्या करा कि सर 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 50 ग्राम H2 के साथ में उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा हूं। मैंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। अब एक बात मुझे बताओ कि मैं अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इनका मिक्सचर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर इनका मिक्सचर बेटा जी बना तो मुझे ये बता दो कि सर उसमें सॉल्वेंट कौन सा है, इस होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। ये आपके पास एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और 50 ग्राम आपके पास वाटर है, तो देख के तो यही लग रहा है कि सर 100 ग्राम ज्यादा होगा।
और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। यही तो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। तो बेटा जी अगर ऐसा आपने सोचा तो आपके अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सॉल्वेंट है, और वाटर आपके लिए क्या है? सॉल्यूट है। और अगर आपने ऐसा सोचा है तो दैट मीन्स कि आपने गलत सोचा है। सही कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे देखो मैंने यहां लिखा है कि अमाउंट चेक करना है हमको, मैंने मास की बात नहीं की। मास और अमाउंट में डिफरेंस है। अमाउंट का मतलब बेटा जी, अमाउंट जो टर्म है इसका मतलब होता है मोल से। मुझे मतलब नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितने ग्राम है, मुझे मतलब है कि सर सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कितना है। यहां ध्यान से समझो। अब मैं क्या करूं कि सर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल निकालूं तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। सर ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। तो निकालो जरा कितने मोल आ रहे हैं। गिवन मास इसका 100 ग्राम है और मोलर मास इसका 98 ग्राम आ जाएगा। भाई ये तो निकाल लोगे आप, तो करीबन नंबर ऑफ मोल आपके 1 पॉइंट समथिंग आएगा। गॉट इट। अगर मैं वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल निकालूं तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहां भी आएगा। गिवन मास आपका 50 ग्राम है और वाटर का मोलर मास 80 ग्राम होता है। आप यहां से देखोगे तो 2.8 के समथिंग मोल आ जाएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अगर अब इसे आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देखो कि सर भले ही सल्फ्यूरिक एसिड का मास ज्यादा है बट उसके ज्यादा मास के अंदर भी नंबर ऑफ मोल कम है इन कंपैरिजन टू वाटर। और हमारा जो मोटिव है वो हम अमाउंट के हिसाब से जज करते हैं, मास के हिसाब से कभी गलती से जज मत करना, वरना ये इसी की तरह तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। जो दिखता है वो होता नहीं बेटा जी। इसलिए यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कम है, इसलिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, ये बेटा जी आपका सॉल्यूट होगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाटर, ये बेटा जी आपका सॉल्वेंट होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि इस तरीके की गलती अब आपको नहीं करनी है। आपको कभी भी मास से जज नहीं करना। केमिस्ट्री के अंदर आप कभी भी मास से जज मत करना कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यहां पर अमाउंट की कहानी चलती है और अमाउंट का मतलब मोल से होता है। आपने लिमिटिंग रिएजेंट कभी पढ़ा होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट में भी जब हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो मोल से करते हैं, मास से नहीं करते। मास से तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको ये पता चल गया कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। और अमाउंट का ये जो मैंने अमाउंट वर्ड लिखा है इसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी बेटा जी सब। ठीक है, चलो आप सीख गए, एक बहुत ही मजेदार कहानी सीख गए कि सर हम पहचान लेंगे, मतलब पहचान नहीं 100% पहचान लेंगे कि सर सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं बेटा जी तो मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख सकता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख सकता हूँ कि मैं कितने तरीके के सॉल्यूशंस बना सकता हूँ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मेरे पास क्या है कि सर ये रहा मेरे पास सॉल्यूट और ये है मेरे पास सॉल्वेंट और इससे मेरा फॉर्मेशन हो रहा है किसका? सॉल्यूशन का। समझना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, ऐसे ही लिख लो इनको। अब मैंने क्या करा है कि सर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर ली कुछ, और ये मेरे पास कुछ ये लाइन है। ध्यान से देखो। अब क्या है कि मैंने माना कि सर सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है, सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है, सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है। अब क्या है कि सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर बेटा जी एक बार मैं सॉलिड ही सॉल्यूट को मिक्स करता हूं, एक बार लिक्विड ले लेता हूं और एक बार मैं यहां पे बेटा जी गैस ले लेता हूं। ठीक है, मतलब एक बार सॉल्यूट को इसके अंदर डिसॉल्व करूंगा, एक बार लिक्विड के अंदर इसको डिसॉल्व करूंगा, एक बार गैस को इसके अंदर डिसॉल्व करूंगा। इन तीनों केसेस में जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्टेट 101% सर सॉलिड होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सॉल्यूशन की स्टेट सॉल्वेंट की स्टेट पर ही डिपेंड करती है। ओके, चलो अब दूसरा क्या है कि मान लो कि सर सॉल्वेंट में चेंज कर लूं, मैं लिक्विड ले लेता हूं। सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया। तो लिक्विड के अंदर सॉल्यूट आप एक बार सॉलिड ले सकते हो, एक बार लिक्विड ले सकते हो, एक बार बेटा जी गैस ले सकते हो। तो आपने क्या करा कि एक बार लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दिया, एक बार लिक्विड को मिक्स करा और एक बार गैस को मिक्स करा। अब आपको पता है कि सर जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्टेट आप लिखवा के ले लो, सॉलिड ही होगी, सॉरी लिक्विड होगी, सॉरी ये क्या होगी बेटा जी? लिक्विड ही होगी। गॉट इट।
अब इसके बाद तीसरा केस क्या है कि सर मान लो कि जो मेरे पास सॉल्वेंट है उसकी स्टेट गैस है, तो क्या हो सकता है कि सर एक बार इसके अंदर सॉलिड मिक्स करूं, एक बार इसके अंदर लिक्विड मिक्स करूं और एक बार इसके अंदर गैस मिक्स करूं। तो यहां पे भी क्या है कि एक बार सॉलिड को आपने गैस के अंदर मिक्स करा, एक बार लिक्विड को और एक बार गैस को। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि सर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, उस सॉल्यूशन की स्टेट बेटा जी गैस ही होगी। तो ये मैंने कुछ तरीके के सॉल्यूशंस बना दिए, मतलब कहीं ना कहीं हम 9 तरीके के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड का, लिक्विड इन सॉलिड का, गैस इन सॉलिड का, सॉलिड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड का, गैस इन लिक्विड का, और सॉलिड इन गैस का, लिक्विड इन गैस का और गैस इन गैस का। सर इतने तरीके के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सॉल्यूशंस हम कितने बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। क्या सारी रामायण हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़नी है, वो देखते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर बेटा जी जो सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिनकी स्टेट कैसी हो, लिक्विड हो। तो सॉल्यूशन जो हमारा 12th क्लास में चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन की स्टेट आपकी लिक्विड होनी चाहिए। मतलब ये हम नहीं पढ़ेंगे यहां पर, इसका डिस्कशन भी हम नहीं करेंगे। तो सॉलिड अगर मेरे पास कुछ भी है तो सॉलिड की कहानी हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ ली। याद करो कि गैस का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आपने क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था। स्टेट ऑफ मैटर में पूरी कहानी हमारी गैस स्टेट की थी। आइडियल गैस क्या है, वंडरवॉल गैसेस क्या है, उनके डेरिवेशन एंड ऑल सब कुछ आपको गैस स्टेट में हमने वहां पर पढ़ा दिया था। तो हमारे पास बचा कौन सा पोर्शन, सर हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा और हमें सिर्फ ये ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर की सर जो सॉल्यूशन के अंदर हम सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे और लिक्विड सॉल्यूशन हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड का या फिर गैस इन लिक्विड का। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हमें बेटा जी पढ़ना क्या है, हम तो वो देखते हैं। हमें दुनियादारी की रामायण से कोई लेना देना नहीं है ना। हमें मतलब नहीं है कि सर कितनी तरीके के सॉल्यूशंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि सर कितने तरीके के सॉल्यूशंस हमको पढ़ने हैं, कितने तरीके के सॉल्यूशंस एग्जाम में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज का मतलब समझते हो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 तरीके से सिंपल हो पाते, या तो आप कहीं से देख के कर लो, वो तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने इधर देख लिया कि इधर देख लिया, हो गया काम, वो तो बहुत सिंपल है। या फिर दूसरा सिंपल तरीका एक है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। तो देखो नकल चीटिंग का, देखने दाखने का भरोसा नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट तमीज से पढ़ लिए, उस चीज का आपको बिल्कुल ट्रस्ट रहेगा कि आप एग्जाम में जाके क्वेश्चंस कर लोगे। तो फिलहाल एक ही ऑप्शन है आपके पास इनमें से कि हम कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ लें कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने ये सीख लिया कि सर सॉल्यूशन के अंदर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरीके के बन रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन बेटा जी 3 तरीके के आपके सामने हैं। वो कौन कौन से हैं 3 तरीके, ध्यान से देखो। पहला हमने देखा कि सर सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा हमारा। हमने देखा कि सर लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। और हमने देखा कि सर हमारे पास गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा। ये 3 तरीके के सॉल्यूशंस पर हमें डिटेल स्टडी करनी है। इनकी जितनी भी कहानी है सब कुछ हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो अब सर ये हमारे पास जो सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है, इसके जरा एग्जांपल से एक आध देख लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपने चैप्टर पे। तो ये बेसिक खत्म हो जाएगा। अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड के बात करूं तो बेटा जी बहुत सारे हैं। मतलब अगर मैं सॉल्ट इन वाटर की बात करूं तो सॉल्ट इन वाटर भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर मैं शुगर इन वाटर की बात करूं तो शुगर इन वाटर भी इसी का एग्जाम्पल है। आपने चाय बनानी सीखी होगी घर पे, है ना, तो चाय बनाना भी इसी का कॉन्सेप्ट है। बिकॉज चाय के अंदर आप क्या लेते हो भाई, आपने दूध ले लिया, दूध आपका सॉल्वेंट है, उसके अंदर शुगर डाली, उसके अंदर हमने लीव्स डाली, किसकी, टी लीव्स डाली, तो वो सब आपके सॉल्यूट है।
क्योंकि सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपके सामने लिख दी, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड के। अब बात आती है कि सर लिक्विड इन लिक्विड की कहानी क्या है, लिक्विड इन लिक्विड की कहानी क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। तो भैया इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसके तो पैक बन जाते हैं। कैसे? अल्कोहल के अंदर वाटर डालते हैं, सॉरी वाटर के अंदर अल्कोहल डालते हैं, या बहुत से लोग उल्टा भी कर लेते हैं, तो लोगों पे डिपेंड करती है कहानी। तो कहने का मतलब कि लिक्विड इन लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है ना। हम दूध में पानी मिला देते हैं, वो भी हमारा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसकी तो कहानी बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड हम बना सकते हैं इनके सॉल्यूशन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कहानी कि सर गैस इन लिक्विड के कौन से सॉल्यूशन है, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम, जिस लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर सके। तो इसके बहुत सारे हैं। आप जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेप्सी, थम्स अप, इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, है ना। तो ये भी इसका एग्जांपल है। और देखो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी पानी के अंदर जानवर रहते हैं बेटा जी, उनको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? वो ऑक्सीजन वहां पर वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। तो जहां पे भी आपके समुद्र हैं, गंगा जी हैं, जितनी भी चीजें जहां भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है, वहां पर वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस आपकी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये भी एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं गैस इन लिक्विड के। तो कुल मिला के बहुत सारी कहानी है हमारे पास। तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कि ये सर सारी कहानी क्या है, इनके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे। उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज हमें यहां पढ़नी है कि सर ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है। कॉन्सेंट्रेशन की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि सर कॉन्सेंट्रेशन की कहानी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की कहानी क्या है, समझो। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन आपको बताएगा क्या? वो बताएगा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। तो ये सिर्फ आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का डेटा देगा। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टर्म है। इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं बेटा जी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपने मोलैरिटी का नाम सुना होगा, तो मोलैरिटी भी कॉन्सेंट्रेशन की एक टर्म है। आपने मोलैलिटी का नाम सुना होगा, मोलैलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है। आपने मोल फ्रैक्शन का नाम सुना होगा, मोल फ्रैक्शन भी इसकी टर्म है। आपने मास परसेंटेज का फिनोमिना सुना होगा, तो वो भी बेटा जी इसी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक टर्म है। और भी होती हैं, पीपीएम है, पीपीबी है, और अगर मैं बताऊं तो नॉर्मेलिटी भी हमारे पास एक होती है। तो ये सारी जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी है, ये सारी टर्म्स बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन को ही एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है। तो ये जितनी भी टर्म्स थी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, ये सारी टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम इन कॉन्सेंट्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपने क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। बाकी जितनी भी चीजें नई नई होंगी जो मुझे ऐड करनी होंगी, वो मैं आपको सब बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।